Hello students, welcome the next lecture of the SYBSC Zoology Biochemistry। अब तक हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के बेसिक के बारे में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे ऑकर होती है, ग्लाइकोलिसिस का एग्जैक्ट मतलब क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस किसने इन्वेंट की थी, एटीपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, पायरुवेट की फेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है। तो ये सब बातें हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को। एक्चुअल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमको क्या बनाना है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, जो कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को 3 कार्बन वाले पायरुवेट में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है उसका। ठीक है, तो हम ये प्रोसेस जो है वो 10 स्टेप प्रोसेस होती है। इट इज कैटलाइज्ड बाय 10 एंजाइम, देखा था हमने पिछले लेक्चर में। अब वो 10 स्टेप्स क्या होती है और 10 एंजाइम्स कौन से रिक्वायर है, ये हम देखते हैं धीरे धीरे। ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर को, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझको टेक्स्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए आपके लिए। ये जो रिएक्शंस, केमिस्ट्री, ये सब है, ये जो है वो नई बातें। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टेप फर्स्ट से। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड होता है। दैट इज आवर स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज का हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करना है। यहाँ पे एंजाइम रिक्वायर होता है हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 6 कार्बन पे जो है वो एडिशन हुआ फॉस्फेट का। यहाँ पे पहले फॉस्फेट नहीं था, एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट, दिस एंजाइम रिक्वायर Mg डाइपॉजिटिव फॉर द एक्शन। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया, तो फॉस्फेट ग्रुप आया एटीपी से। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन के पास 3 फॉस्फेट प्रेजेंट थे, तो 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट यहाँ पे दे दिया, तो एडिनोसिन के पास बचे 2 फॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी से बना एडीपी। और अब आप ये कहोगे कि सर, आप तो पहले बोल रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, अब ये एटीपी का यूज आपने यहाँ पे कर लिया, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, पर आगे जाके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर मानो ऐसा क्यों हुआ, आप उसका एग्जांपल देखते हैं। आपको कोई दुकान लगानी है, आपको कुछ कमाई करनी है, आपको कुछ पैसे कमाने होते हैं, तो आपको पहले पैसों का इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। आपको अगर दुकान से पैसे कमाने हैं तो दुकान में माल लाने के लिए आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे भी सेम फिनोमिना अप्लाई होता है। पहले हमको एनर्जी इन्वेस्ट करनी होती है, उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। पे ऑफ फेज में हम देखेंगे। तो इन दिस इज द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। यहाँ पे क्या किया हमने, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया, एटीपी का इन्वेस्टमेंट किया। ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। एंजाइम ग्लूकोकाइनेज इज प्रेजेंट इन liver cell, hexokinase is present in all the tissue। ग्लूकोकाइनेज की खासियत ये है कि ग्लूकोकाइनेज का Km है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, वो हाई रहता है। अब माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या होता है, वो हम एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अब आप ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट अगर हाई हुआ तो उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की जरूरत होती है। अगर हाई Km हुआ, अगर हाई माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट हुआ, तो हाई सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट उसको ज्यादा होती है। इट नीड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ऐसा क्यों होता है, जब हम खाना खाते हैं तभी ग्लूकोकाइनेज का एक्टिवेट होता है लीवर सेल में, वो सब प्रोसेस होती है। आप एनुअल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि ग्लूकोकाइनेज किस तरीके से काम करता है लीवर सेल में, खाना खाने के बाद ग्लूकोज का क्या होता है। तो ये सब हम प्रोसेस फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे।
हेक्सोकाइनेस एंजाइम प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यू। तो ग्लूकोज से हमारे पास बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉस्फेट कौन सी पोजीशन पे लगा? ग्लूकोज के 6 कार्बन के पोजीशन पे। ठीक है, अब एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेस क्यों रखा है? ठीक है, हेक्सोकाइनेस, ये एंजाइम आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद रखने की बात है, हेक्सोकाइनेस, हेक्सो का मतलब होता है 6 कार्बन वाली शुगर को, शुगर के ऊपर काइनेज, काइनेज ये एंजाइम होते हैं जो फॉस्फेट ऐड करने का काम करते हैं। तो 6 कार्बन वाली शुगर, 6 कार्बन वाली शुगर हमारे पास कौन सी है? ग्लूकोज। 6 कार्बन वाली शुगर के ऊपर जिसने फॉस्फेट ऐड किया वो हुआ हमारा हेक्सोकाइनेस। हेक्सा मतलब 6, काइनेस मतलब फॉस्फेट ऐड करने वाला। 6 कार्बन वाली शुगर के ऊपर फॉस्फेट ऐड किया तो उस एंजाइम को हमने नाम दिया हेक्सोकाइनेस। इसी तरीके से लिवर के ऊपर एंजाइम को नाम देना था तो ग्लूकोकाइनेस रख दिया नाम। इजी है याद रखना, फर्स्ट एंजाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखेंगे। हेक्सोकाइनेस 6 कार्बन के शुगर के ऊपर 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के ऊपर जिसने फॉस्फेट ऐड किया, फॉस्फेट ऐड करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? काइनेस एंजाइम। तो उस एंजाइम का नाम रख दिया हमने हेक्सोकाइनेस। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन एटीपी। इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इस एंजाइम को, एंड Mg डायपॉजिटिव मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो सकती है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन सकता है। अगर सिंगल एरो आपको दिखाई दिया तो इसका मतलब होता है फिर रिवर्सिबल। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो क्या कीजिए, आप अपने बुक के पिछले पन्ने पर लिख लिया कीजिए अगर याद नहीं रहती होगी तो। और अगर आपको ऐसा डबल हेडेड एरो दिखाई दिया तो इसका मतलब होता है इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन। अब देखते हैं आगे वाले रिएक्शन में देखते हैं रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन क्या होती है, जिससे हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या होती है रिवर्सिबल। तो फर्स्ट हमारी स्टेप हुई एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो मतलब उनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और एक ही स्ट्रक्चर को दूसरी तरीके से प्रेजेंट करना इसका मतलब होता है आइसोमराइजेशन। वो काम करता है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, ये एंजाइम इसका काम करता है। अब ये नाम क्यों रखा है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज? हमारे पास क्या थी? हेक्सोस शुगर थी, हेक्सोस शुगर के ऊपर यानी कि ग्लूकोज, हेक्सोस शुगर के ऊपर हमने क्या किया था ऐड? फॉस्फेट ऐड किया था, यानी कि क्या बना था हमारे पास? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हमने किया, मतलब एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, केमिकल फॉर्मूला सेम था पर एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमारे पास बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रुक्टोज, इसीलिए एंजाइम का नाम रखा है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। हेक्सोस के ऊपर फॉस्फेट ऐड किया था इसीलिए फॉस्फोहेक्सोस, आइसोमराइजेशन हुआ इसलिए फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। तो ये हुई हमारी सेकंड स्टेप। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडरगो आइसोमराइजेशन टू गिव फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। एंजाइम का नाम याद रखिए फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंड रिक्वायर द आयन Mg डाइपॉजिटिव। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास है, हमारे पास स्टेप नंबर सेकंड में फर्स्ट में क्या देखा था हमने? ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। एंजाइम कौन सा लगा हमको? एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। एंजाइम कौन सा लगा हमको? फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज।
ठीक है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हमको बनाना है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रुक्टोज के 6 पोजीशन के ऊपर पहले फॉस्फेट था। अब उस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर हमको एक और फॉस्फेट ऐड कराना है। एक और फॉस्फेट हमने ऐड किया फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन के ऊपर। यहाँ पे हमने एक फॉस्फेट का एडिशन किया। एक फॉस्फेट यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था, एक फॉस्फेट का फिर से एडिशन किया, दो फॉस्फेट बने हमारे पास। तो 20 फॉस्फेट, 20 यानी कि दो। फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, सिक्स पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम रखा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और फॉस्फेट का हासिल लिया हमने एटीपी से। यहाँ पे फिर से हमने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कर लिया। एंजाइम कौन सा लगा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। 1 यानी फर्स्ट पोजीशन पे इस एंजाइम ने फॉस्फेट का एडिशन किया। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, काइनेज का मतलब होता है एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाय एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएफके। तो ये जो है वो प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल एंड रेगुलेटरी स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। इरिवर्सिबल स्टेप जो है वो ये है, और ये प्रोसेस जो है वो रेगुलेटरी फेज है हमारी ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो हमारे पास बना था, डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट हमारे पास जो बना था, उसको हमको स्प्लिट करना है। दिस इज हमारी, ये जो है हमारी मेन स्प्लिटिंग। यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज की पहली बार स्प्लिटिंग होती है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट it splits into glyceraldehyde 3 phosphate and DHAP डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। तो ये काम करता है अल्डोलेज। ये रिएक्शन कैटालाइज कौन करता है? एंजाइम, एंजाइम अल्डोलेज। ठीक है। तो ये एंजाइम जो है ये ये कैटालाइज करने का काम करता है एंजाइम अल्डोलेज। यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज था, यहाँ पे दो कंपाउंड हमारे पास बने, 3 कार्बन वाले प्रोडक्ट हमारे पास बने। तो 3 कार्बन वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 3 कार्बन वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दिस phase is called as splitting phase. The 6 carbon fructose 1,6 bisphosphate is split, hence name called as glycolysis. इसीलिए इसका नाम रखा है glycolysis. Fructose 1,6 bisphosphate is split into glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate DHAP. This is catalyzed by the enzyme called as aldolase. Aldolase catalyze this reaction. ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप हम देखते हैं कि फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ हमारे पास? आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP का हमने किया है आइसोमराइजेशन, यानी कि एक फॉर्म से हमने क्या किया है? उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है मतलब दूसरी फॉर्म हमारे पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हमारे पास एक बार में स्प्लिट हुआ था, तो बना था हमारे पास DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक DHAP से हमने क्या बना लिया? फिर से बना लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमारे पास क्या हुए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बने। एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, एंजाइम कौन सा लगा है यहाँ पे? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर हुआ, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। मतलब 3 कार्बन वाली शुगर पे फॉस्फेट ग्रुप रखा था और उसी का आइसोमराइजेशन किया, तो बना हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक पहले वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक अभी जो बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ऐसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन गए। ठीक है। एंजाइम का नाम याद रखना है। ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमराइज्ड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
बाय द एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी, इसीलिए हमारे पास दो बने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले से, क्योंकि एक बार में हम फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं तो पीछे पिछले वाला सब भूल जाते हैं। तो हमारे पास पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हमने फॉस्फोरिलेशन किया, जिसको हमने कहा इट इज आवर प्रिपरेटरी फेज, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्शन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो दिस इज आवर प्रिपरेटरी फेज। तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे दो रिएक्शन में हमने एटीपी यूज किया। फर्स्ट प्राइमरी रिएक्शन हमारी क्या थी कि यहाँ पे ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया और एंजाइम हमको लगा हेक्सोकाइनेज। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने उसका आइसोमराइजेशन किया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्या लगा फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन किया फ्रुक्टोज 1,6 स्पॉट में, एक फॉस्फेट उसके ऊपर ऐड किया, फॉस्फेट कहाँ से लिया, फॉस्फेट लिया एटीपी से। मतलब जहाँ पे भी काइनेज आता है वहां पे हमको लिखना है एटीपी से, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। एंजाइम कौन सा लगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से हमने क्या किया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया। एंजाइम था अल्डोलेज, फोर्थ नंबर का एंजाइम हमारे पास अल्डोलेज। क्लीवेज ऑफ 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट टू 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट। एक 6 कार्बन वाली फ्रुक्टोज को हमने क्या किया, दो तीन कार्बन वाली फॉर्म में कन्वर्शन उसका किया। उसके बाद जो हमारे पास डीएचएपी था, जो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, डीएचएपी का हमने फिर से कन्वर्शन किया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ये हमारा एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसीलिए हमारे पास फाइनली दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बने। एंजाइम रिक्वायर्ड था, एंजाइम बना हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन हुआ, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज बना। उसके बाद अब तक यहाँ पे हमने क्या किया था, एटीपी का यूटिलाइजेशन किया था। अब आगे आने वाली स्टेप्स में हम क्या करेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। अब आएगा मजा। स्टेप 6 में हम देखेंगे कि इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने, उसका हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किया तो हमारे पास बना दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी, तो एंजाइम यहाँ पे था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज का मतलब होता है it is a removal of हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे बन गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव हुआ। एक यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव हुआ, हाइड्रोजन निकल गया। एंजाइम था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ हाइड्रोजन था उसका रिमूवल किया, इसीलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन निकाला, इसीलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम का नाम रखा। ठीक है, तो ये निकाला हुआ हाइड्रोजन कहाँ पे चार्ज हुआ, ये निकाला हुआ हाइड्रोजन जो है वो चार्ज हुआ Na पॉजिटिव पे। Na पॉजिटिव पे ये हाइड्रोजन चार्ज हुआ तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ हुआ 2 NADH, 2 NADH, दो NADH मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। ये जो है ये NADH2 यहाँ पे बनेगा, ये NADH2 जाएगा ETS में, ETS में जाने के बाद इसका फॉर्मेशन होगा एटीपी के में। अल्टीमेटली NADH से हमारे पास एटीपी आगे चल के बनने वाली है। तो एक NADH2 से हमारे पास बनती है 3 ATP। 3 ATP हमारे पास एक NADH2 से बनती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम एटीपी का कैलकुलेशन, कितनी एटीपी बनी है टोटल में। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज कन्वर्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। दो फॉस्फेट यहाँ पे थे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। द फर्स्ट स्टेप इन पे ऑफ फेज, मतलब यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसका हमको रिटर्न मिला। इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू bis phosphoglycerate। इट इज एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको
एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हमको एनर्जी मिली, इसीलिए हमने इसको कहा है एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन। Aldehyde group is oxidized to acid and liberation of large amount of potentially useful energy। इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। NADH प्लस इज reduced to NADH, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एडिशन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसीलिए हमको यहाँ पे क्या कहा है हमने, NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH रिडक्शन। दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, एंड दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। सॉरी, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को हम उल्टा भी चला सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7। तो हमारे पास पिछले स्टेप में क्या बना था, 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉस्फेट जो है हमको ट्रांसफर कराना है। तो इस फॉस्फेट को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, इस फॉस्फेट को हम ट्रांसफर करेंगे एडीपी के ऊपर। जैसे हमने पहले एटीपी से एडीपी करने के लिए क्या किया था, एटीपी से फॉस्फेट निकालने के लिए काइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी काइनेज का इस्तेमाल होगा, और काइनेज का इस्तेमाल होके क्या होगा, 1,3-बीस फॉस्फेट के पास जो फर्स्ट पोजीशन पे, जो फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट था, वो फॉस्फेट कहाँ पे ऐड होगा, एडीपी के पास। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे दो फॉस्फेट थे। अब एडीपी से क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फॉस्फेट यहाँ पे रिमूव हो गया, फॉस्फेट रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बचा हमारे पास, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब यहाँ पे सिर्फ थर्ड कार्बन की पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन के ऊपर क्या था, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, इसलिए यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, दो मॉलिक्यूल से बने, दो मॉलिक्यूल से बने, तो इसलिए दो एडीपी चार्ज हुए और फॉर्मेशन ऑफ 2 एटीपी एंजाइम लगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज मतलब जो ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट था उसका काइनेज, उसके ऊपर से फॉस्फेट निकाला और चार्ज किया एडीपी से। The enzyme phosphoglycerate kinase transfer the high energy phosphoryl group form carboxyl group of 1,3-bis phosphoglycerate to ADP and the formation of ATP and 3 phosphoglycerate। ATP और 3 phosphoglycerate का यहाँ पे formation हुआ। This step is good example of substrate level phosphorylation, very very important। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बिना यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इसको बोला है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। मतलब सबस्ट्रेट की लेवल पे फॉस्फोरिलेशन हुआ। फॉस्फोरिलेशन किसका हुआ, एडीपी का फॉर्मेशन, एडीपी का फॉस्फोरिलेशन हुआ, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ और फॉर्मेशन हुआ एटीपी का, इसीलिए इसको बोला है substrate level phosphorylation without participating in electron transport chain। यहाँ पे क्या बना, हमारे पास एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। आगे लेक्चर में हम देखेंगे कि ईटीएस में किस तरीके से जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप, आइसोमराइजेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे हमारे पास थे, तो उसका आइसोमराइजेशन हुआ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जो फॉस्फेट था वो सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड कार्बन वाला फॉस्फेट जो है वो हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया, सेकंड पोजीशन पे। 3 phosphoglycerate is formed into 2 phosphoglycerate। reaction is reversible, डबल एरो है, इसका मतलब रिएक्शन इज रिवर्सिबल। एंजाइम कौन सा लगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन सॉरी म्यूटेज मतलब एक फॉर्म से, म्यूटेज मतलब जो कि पोजीशन को चेंज करता है, फॉस्फेट की पोजीशन को इसने चेंज किया, एंजाइम था म्यूटेज, ठीक है। इट रिक्वायर्स, म्यूटेज को रिक्वायरमेंट होती है Mg डाइपॉजिटिव की रिएक्शन, इरिवर्सिबल है, ट्रांसशिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड कार्बन। एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ओके। तो
आ गए हम स्टेप 9 के ऊपर, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। वाटर का रिमूवल किया, वाटर का रिमूवल मतलब डिहाइड्रेशन। ओके, तो यहाँ पे एक एच यहाँ का और ओ एच, एक एच आणि ओ एच फॉर्म्स H2O, H2O लॉस कर दिया, यहाँ पे H2O का लॉस हुआ, दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, दो मॉलिक्यूल्स थे इसलिए दो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हुए। और एंजाइम जो डिहाइड्रेशन कराता है, एंजाइम हमारे पास है इनोलेज। यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस हुआ, यहाँ से OH लॉस हुआ, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो dehydration of 2-phosphoglycerate leads to the formation of phosphoenol pyruvate. This reaction is reversible, leads to loss of water and enzyme required is enolase. Enolase enzyme की requirement होती है। The high energy compound phosphoenol pyruvate is generated. इस phosphoenol pyruvate में क्या है, एनर्जी ज्यादा है, तो phosphoenol phosphoglycerate के मुकाबले एंजाइम की रिक्वायरमेंट है एंजाइम इनोलेस, एंजाइम को रिक्वायर है Mg डाइपॉजिटिव और Mn डाइपॉजिटिव आयन की। अब आ गए हम लास्ट स्टेप के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉस्फेट कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, फॉस्फेट ट्रांसफर हुआ एडीपी के ऊपर, फॉस्फेट ट्रांसफर हुआ एडीपी के ऊपर एंड द फॉर्मेशन ऑफ ADP, adenosine triphosphate, and leads to ultimately formation of two molecules of pyruvate. 2 ADP is converted into 2 ATP. Enzyme required pyruvate kinase. पायरुवेट काइनेस मतलब जो पायरुवेट था उसको, पायरुवेट से क्या किया उसने, फॉस्फेट निकाला और किसके ऊपर दिया, एटीपी, एडीपी के ऊपर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस। तो ये हुई हमारी लास्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन खत्म होगी। तो देखते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज डीफॉस्फोरिलेटेड टू पायरुवेट बाय एंजाइम पायरुवेट काइनेज, एडीपी से एटीपी बना, हाई एनर्जी फॉस्फेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कहां पे ट्रांसफर हुआ, एडीपी से, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज, दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। एंजाइम रिक्वायर्स के पॉजिटिव और Mn डाई पॉजिटिव और Mg डाई पॉजिटिव। अब तक हम जो भी किया वो रिवाइज करते हैं फटाफट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, ये जो है हमारी प्रिपरेटरी फेज थी। एंजाइम रिक्वायर था हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉर्मेशन हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, एंजाइम रिक्वायर था फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, आइसोमरेज यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, एक फॉस्फेट का एडिशन हुआ, वो फॉस्फेट कहाँ से लिया, एटीपी से। एंजाइम रिक्वायर्ड था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट और डीएचएपी, तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल में फ्रुक्टोज का स्प्लिटिंग हुआ। एंजाइम रिक्वायर्ड था अल्डोलेज। उसके बाद डीएचएपी का फॉर्मेशन किया हमने ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट में, एंजाइम रिक्वायर्ड था ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। उसके बाद पे ऑफ फेज जो भी हमने दिया था वो हमको रिटर्न मिलने वाला है, ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट से फॉर्मेशन हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। एंजाइम रिक्वायर्ड था ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट, हमने कहा था एक NADH2 से क्या है हमारे पास 3 ATP का फॉर्मेशन हमारे पास होगा। NAD प्लस NADH2 क्यों लिखा है, NADH2 यानी NADH एंड H पॉजिटिव। ओके, एंड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, जो फॉस्फेट लॉस हुआ था वो कहाँ पे ऐड हुआ, एडीपी के ऊपर, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एंजाइम रिक्वायर्ड था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो फॉर्मेशन हुआ फॉस्फोग्लिसरेट, एंजाइम रिक्वायर्ड था फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन वाला फॉस्फेट ट्रांसफर किया गया सेकंड पोजीशन के ऊपर। उसके बाद जो क्या बना हमारे पास, हाई एनर्जी का कंपाउंड हमारे पास बना
टू फॉस्फोग्लिसरेट से फॉर्मेशन हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट का, लॉस ऑफ वाटर, एंजाइम रिक्वायर्ड था एंजाइम इनोलेज, एंजाइम रिक्वायर्ड था इनोलेज। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज की मदद से पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड एडीपी फॉर्मेशन रिएक्शन दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन। फर्स्ट वाली ये थी, एडीपी से बना हमारे पास एटीपी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ तक थी हमारी ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन। ये रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। अब जब क्लास में जैसे होमवर्क देते हैं ना, तब ऑनलाइन लेक्चर में भी होमवर्क देना होता है। होमवर्क तो देना है, होमवर्क तो होमवर्क होता है, यहाँ पे भी देना है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मच टोटल एटीपी is formed in the process of ग्लाइकोलिसिस। ये आपके लिए होमवर्क है। आपको व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। तो कितने एटीपी बने ये आपको बताना है। तो इसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पे देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना यहाँ पे पायरुवेट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन अब्सेंट होगा तो पायरुवेट का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में बनेगा। पायरुवेट का आगे जाके वेट क्या होता है, पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि आगे जाके क्रेब्स साइकिल को चलाएगा। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रहता है साइटोप्लाज्म में, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं ये आपके लिए होमवर्क है। फिर से वीडियो देखिए, फिर से लेक्चर रिवाइज कीजिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें कंसंट्रेट कीजिए, और देखिए इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो थैंक यू। इस लेक्चर को आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/मेघराज। थैंक यू।